प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो पूरे देश भर में 3 कृषि कानूनों को लेकर के एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है। पब्लिक परसेप्शन में ये मुद्दा पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा में है और इस मुद्दे के दरमियान सरकार और किसान दोनों आमने सामने खड़े हैं। हमें आज की कक्षा में किसान बिलों के संदर्भ में सर्वाधिक चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है उस पर आज चर्चा करनी है, एमएसपी को लेकर। एमएसपी क्या होती है, इसको कौन लागू करता है, हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अगली कक्षा में हम तीनों जो किसान बिल केंद्र की संसद ने पास किए हैं उस पर भी व्यापक अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये होती क्या है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहा जाता है। दरअसल होता क्या है कि सरकारें बाजार को खुला नहीं छोड़ सकती। कहीं न कहीं एक वाजिब नियंत्रण बाजार पर सरकारों का होना चाहिए, जिससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको पाटा जा सके, बाजार निरंकुश नहीं हो। इसके लिए सरकार क्या करती है, मार्केटिंग इंटरवेंशन करती है। और इसी के तहत हमारे जैसे विकासशील देशों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कॉन्सेप्ट प्रचलन में आया। थोड़ा सा इसके इतिहास में जाएं तो दरअसल हमारे देश में 1964-65 और 1965-66 में 2 बड़े अकाल पड़े। सूखा पड़ा, किसानों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। इसके अलावा 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, जिससे भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई थी। 64-65 से पहले भी कोई भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। हमने 1962 का चाइना के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई थी। 64-65 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिससे किसानों की स्थिति मजबूत हो और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये वो दौर था जब देश खाद्यान्न के मामले में दूसरों पर निर्भर था। हमारे देश में अमेरिका से एक गेहूँ आती थी PL 480, अमेरिका हमें वो गेहूँ देता था और उस गेहूं के बदले में बहुत सारे डिप्लोमेटिक एडवांटेज भारत से अमेरिका लेता था। तो इसके चलते भी भारत परेशान था। साथ ही भारत की सरकार ये चाहती थी कि आज़ादी के बाद कम से कम हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो। हालांकि शास्त्री जी की असामयिक मौत हो गई। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से पुकारा जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। इंदिरा गांधी जी के समय में हमारे देश में एक योजना शुरू की गई 65-66 में। उस योजना को हरित क्रांति कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 2 व्यक्ति इसकी धुरी में थे। एक तो नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और एक भारतीय एग्रोनॉमिस्ट थे MS स्वामीनाथन। तमिलनाडु के कुंभकोणम के MS स्वामीनाथन थे। 1925 में उनका जन्म हुआ था। बड़े गजब के व्यक्तित्व के धनी थे। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया और भारत में पंजाब, हरियाणा, अलावा इसके उत्तर प्रदेश का पश्चिम जो इलाका था जहाँ पर सिंचाई होती थी, उन स्थानों का चयन किया गया। मेक्सिको से गेहूं के बीज मंगवाए गए। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का सटीक उपयोग किया गया। साथ ही केंद्र सरकार ने इन सबको मदद प्रदान की और एक टारगेटेड एरिया में अन्न उत्पादन का व्यापक लक्ष्य रखा गया, जिसके सुखद परिणाम भारत को मिले। और 1980 के दशक तक आते आते भारत की सरकार खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गई।
बात में ये बताना चाह रहा था कि 65-66 में जब ये प्रयोग किया गया तब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन करें, गेहूं की फसल को बोए, एक लाभकारी घोषणा की गई थी जिसको MSP कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आप गेहूं उत्पादन करोगे तो बाजार का चाहे कुछ भी भाव रहे, आपको कम से कम इस भाव पर आपकी गेहूं को खरीदा जाएगा। ये प्रोत्साहन उन्हें दिया गया था और उस प्रोत्साहन के कारण किसानों ने बड़े पैमाने पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन किया था। साथ ही फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया था और बीज जो थे वो पंजाब के बीज और मेक्सिको से मंगाए गए बीज, उनका संकरण करा करके बीजों को बोया गया था। 1980 के दशक तक आते आते भारत सरकार खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गई थी। तो ये कॉन्सेप्ट मूलतः 1965-66 से हमारे देश में प्रचलन में है। बाद के वर्षों में 2004 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत चर्चा में है नाम, कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करो, किसान बार बार ये मांग कर रहे हैं। तो MS स्वामीनाथन ये जो इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय किसान आयोग के, उन्होंने व्यापक अध्ययन के पश्चात एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने में 3 तरीके अपनाए गए थे। पहला तरीका था A2 का मतलब किसान जब बुआई करता है तो पेस्टिसाइड का, ट्रांसपोर्टेशन का, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का, सिंचाई पानी का जो उपयोग होता है उसका खर्चा शामिल करके और किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाला जाता है। दूसरा तरीका था A2 और FL। इसमें पहले वाले खर्चे के साथ फार्मिंग में या फार्मर्स द्वारा जो लेबर की जाती है, श्रम किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है। और तीसरा फार्मूला था C2, जिसमें किसान जो लैंड यूज करता है, इसके अलावा किसान जब भी खाद्यान्न का उत्पादन करता है तो कैपिटल भी यूज करता है, कुछ पूंजी उसकी इसमें लगती है। तो लैंड यानी लैंड का जो किराया होता है, अगर वो ये खाद्यान्न उत्पादित नहीं करता उतने इलाके में और वो किसी दूसरे को किराए पर देता तो उसको किराया भी मिलता। तो वो किराया और राशि वो यूज नहीं करता तो किसी दूसरे को देता तो उसका ब्याज मिलता। तो तीसरे फार्मूले में रेंट को और ब्याज को भी शामिल किया गया। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि किसानों की जो आय है उसमें C2 × 1.5 से गुणा कर दिया जाए तो ये MSP होनी चाहिए, ताकि किसानों को न्याय मिल सके, वास्तविक उनको जो कॉस्ट उनकी लगी है उसका भुगतान हो सके। हालांकि सरकारें C2 फार्मूले तक तो नहीं पहुंची। 2018 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये जो 2 नंबर फार्मूला था इसके आधार पर MSP की घोषणा की थी। तो कुल मिलाकर हमारे देश में MSP जो दी जा रही है, पहली बात तो सभी फसलों पर नहीं दी जाती। दूसरी बात, MSP से सभी किसान लाभान्वित नहीं होते। पूरे देश भर में 6% किसानों को MSP का लाभ मिलता है। तीसरी बात, इसके जो 3 फार्मूले सुझाए थे MS स्वामीनाथन ने, तीसरे फार्मूले को इसमें लागू नहीं किया जाता। दूसरे फार्मूले के आधार पर उनको ये MSP घोषित की जाती है। लेकिन अभी जो 3 कृषि कानून पास हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा विवाद जिस बात को लेकर है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसानों को इस बात का संदेह है कि सरकार इस तरह से तीनों कानून पास कर दिया है और नई जो व्यवस्था होगी इसमें APMC समाप्त हो जाएगी और हमें MSP नहीं मिल पाएगी।
इस पर उन्हें सबसे ज़्यादा संदेह। सरकार जबकि ये कह रही है कि हमने एमएसपी समाप्त करने का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, आपको गुमराह किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर सर्वाधिक विवाद है। एमएसपी का ये प्रक्रिया समझने के बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि एमएसपी कौन लागू करता है और क्या तरीका रहता है। तो केंद्र सरकार जो होती है उसके अधीन एक निकाय काम करता है, सीएसीपी। सीएसीपी का मतलब होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस। ये सीएसीपी जो कमीशन है ये एमएसपी की सिफारिश करता है और इसकी जो सिफारिश है उसके आधार पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इस पर निर्णय लेती है, यानी नियत करने का, इसको फिक्स करने का अधिकार इसके पास होता है। यहाँ से फिर एमएसपी की घोषणा हो जाती है। ये जो निकाय है सीएसीपी, ये भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। फिर एक बात और समझने की है कि ये एमएसपी सभी फसलों पर नहीं है, सभी किसान इसके दायरे में नहीं आते। एमएसपी वर्तमान में 23 ही फसलों पर घोषित होती है और 23 फसलों में ही 2 फसलें हैं वो सरकार खरीदती, बाकी सरकार नहीं खरीदती, बाकी को एफसीआई खरीदता है। 1965 में भारत में एक संस्था खोली गई थी, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो सारी फसलें इसके अंतर्गत नहीं आती। कौन कौन सी नहीं आती? वेजिटेबल्स नहीं आती, सब्जियां नहीं आती, डेयरी के उत्पाद इसके अंतर्गत नहीं आते, फिशरीज मछली उत्पादन इसके अंतर्गत नहीं आता, फल नहीं आते और फूल नहीं आते। फूलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन ये भी एमएसपी के दायरे में नहीं आता। एमएसपी के दायरे में बहुत छोटा हिस्सा कृषि उत्पादों का आता है। उनमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो सीरियल्स यानी अनाज, 7 प्रकार के अनाज इसमें आते हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, शरबत, मोती बाजरा, जौ और रागी, ये 7 प्रकार के अनाज हमारे देश में एमएसपी के दायरे में आते हैं। 5 प्रकार की पल्सेज यानी दालें आती है, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, इसमें मोठ नहीं है। खासतौर से चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर ये दालें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा तिलहन जो है, ऑयल सीड्स, ये 7 प्रकार के ऑयल सीड इसके अंतर्गत आते हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और ये समुद्री घास, सूरजमुखी, कुसुम और निगर सीड, ये 7 प्रकार के ऑयल सीड्स इसके अंतर्गत आते हैं। 4 प्रकार की कमर्शियल क्रॉप्स आती है, वाणिज्यिक फसलें आती है, जिसमें खोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची जूट, रो जूट जिसको कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। अब ये सारी की सारी 23 प्रकार की फसलें सरकार नहीं खरीदती है। इनको जो एमएसपी पर खरीद बेच का जो निर्धारण है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो एपीएमसी जिनको हम लोग मंडी कहते हैं, एपीएमसी इस बात की गारंटी देती है कि किसान जो उत्पाद अपने खेतों में तैयार करता है वो जब एपीएमसीज में लेकर के आता है तो ऐसे वातावरण का निर्माण करती है कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें बिक सके। बिकने के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि जो दर सरकार ने निर्धारित की है उस दर को इनक्रोच नहीं किया जा सकता। जैसे वर्तमान में अगर आप देखें तो गेहूं और चावल की जो दर है वो 1860-1975 के आसपास है। उस दर से कम नीचे नहीं खरीदा जा सकता। गेहूं और चावल जो 2 फसलें हैं उनका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, यानी जो न्यूनतम दर सरकार ने निर्धारित की है उस दर पर खरीद होती है और फिर एफसीआई के जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वहाँ से वो माल उठाया जाता है और फिर आगे सरकार उसको बाद में उपयोग करती है। बाकी जो फसलें हैं 21 प्रकार की फसलें,
उनके खरीद की कम से कम न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जाती है। सरकार नहीं खरीदती इनकी फसलों को, सरकार सिर्फ राइस और वीट, गेहूं और चावल की खरीद करती है, वो भी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करती है। और ये सारा गेहूं चावल एफसीआई के पास जो वेयर हाउसेज हैं, भंडारण की क्षमता है, वहाँ पर वो संरक्षित रखे जाते हैं और बाद में उसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो एफसीआई में जो भंडारण होता है गेहूं और चावल का, उसका बाद में सरकार अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स में उपयोग करती है। अब प्रश्न ये है कि 64-65 या 65-66 में जब एमएसपी दिया गया था, तब तो ये मान सकते हैं कि उस वक्त उत्पादन बढ़ाना था, खाद्यान्न के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना था या सेल्फ डिपेंडेंट बनना था भारत को। अब क्या मजबूरी है, अब तो भारत फूड एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, फूड के मामले में हम लोग बाहर भेजते हैं फूड, इतना ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ होता है। तो अब जो इसका उपयोग होता है वो 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो केंद्रीय संसद ने एक कानून पास किया था, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 67% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को सुलभ खाद्यान्न उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। यानी जो कमज़ोर नागरिक हैं, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, गर्भधात्री महिलाएं हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, वो खाद्यान्न के अभाव में मौत का शिकार नहीं हो, इसलिए बहुत बड़ी स्कीम थी ये, पूरे विश्व की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम थी ये 2014 में लागू की गई। अब सरकार को इस स्कीम को लागू करने के लिए भी गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, क्योंकि आपको पता है इस स्कीम के अंतर्गत MDM भी आता है, मिड डे मील, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाद्यान्न दिया जाता है। इसके अलावा जो गर्भधात्री महिलाएं हैं उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, वो भी इसी स्कीम के तहत दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे देश में जो PDS सिस्टम चलता है, जिसको आजकल TPDS कहा जाता है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके तहत भी कई कैटेगरीज को फ्री में या टोकन मनी के या छोटे से मूल्य के आधार पर उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जैसे हमारे देश में चावल 3 रुपये किलो दिया जाता है, गेहूँ 2 रुपये किलो दिया जाता है और मोटा अनाज 1 रुपये किलो दिया जाता है। हर आदमी को 5-5 किलो एक महीने में इस अनाज की गारंटी होती है, यानी 30 रुपये में सरकार कुल मिलाकर 15 किलो अनाज ये देती है, ताकि न्यूनतम जो जीवन मूल्य है उसको प्राप्त कर सके एक व्यक्ति। तो सरकारों की भी ये मजबूरी है कि वो MSP पर गेहूँ और चावल की खरीद करे, साथ ही साथ लोगों की या किसानों की ये मजबूरी है कि उनकी फसल कम से कम जो सरकार ने न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है उससे कम पर न खरीदा जा सके। इसलिए सरकारों के लिए और किसानों के लिए, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। तो पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस पर चली है और आप लोग सब लोग टेलीविज़न के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर है, सबसे ज़्यादा तादाद में जो किसान वहाँ पर बैठे हैं सरकार के खिलाफ धरने पर, वो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। तो पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्यों बैठे हैं, इसके कारणों पर चर्चा करें तो पहली बात, गेहूँ और चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर पंजाब में होता है। दूसरी बात, पंजाब और हरियाणा में कुल जो MSP पर खरीद होती है उसमें 88% गेहूँ की खरीद होती है और 70% चावल की खरीद होती है। तो कहा जाए तो लगभग पंजाब हरियाणा के किसानों का गेहूँ और चावल सरकार MSP पर खरीदती है। तो उनको लगता है कि इन तीनों कानूनों से MSP का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा और वो रोड पर आ जाएंगे, ज़मीन पर आ जाएंगे, इसलिए वो इस डर के कारण आक्रांत हैं। तो वो MSP लागू करवाने के लिए या सरकार से लिखित में MSP पर आश्वासन के लिए वहाँ पर डटे हुए हैं। तो एक कारण ये भी है। दूसरा बड़ा कारण है कि पंजाब और हरियाणा में किसान यूनियनों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
इसलिए वो किसान यूनियंस अपने किसानों को तैयार करके वहाँ लेके गई है। और तीसरा बड़ा कारण है महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटका में, वहाँ पर APMC के अलावा कॉन्सेप्ट हैं जो अभी किसान बिल पारित किए हैं, उनके कॉन्सेप्ट वहाँ पहले से लागू हैं। जैसे महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार ने लागू कर दिया था, बिहार में थोड़ा अलग सिस्टम वहाँ पर लागू है, इसलिए ज़्यादा वहाँ पर पंजाब हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। अपेक्षा ये की जाती है कि सरकार थोड़े समय बाद इन किसानों की समस्याओं का हल निकालेगी। और ख़ास तौर से सरकार ने ये कहा है कि तीनों किसान बिलों में MSP को लेकर किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, MSP जारी रहेगी। और तीनों किसान बिल सरकार कहती है कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इन तीनों किसान बिलों पर हम चर्चा आगे की किसी कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।